वहां के लोग शाम के 7 बजते ही अपने अपने घरों के दरवाजे कसकर बंद कर लेते थे, क्योंकि हर शाम सूरज ढलते ही गांव में एक भूखी नन्ही बच्ची की आत्मा घूमती थी। वह हर घर के बाहर जाकर दरवाजा खटखटाती थी और अगर कोई भी दरवाजा खोलकर बाहर आता था तो वह बस उससे इतना ही कहती थी, मालिक 2 दिन से भूखी हूं, अगर कुछ खाने को है तो प्लीज दे दो। और अगर कोई भी उसे साधारण बच्ची समझकर कुछ खाने को दे देता था तो अगले दिन उस व्यक्ति की लाश 2 हिस्सों में कटी गांव के चौक पर मिलती थी। पर इसी गांव से कुछ ही दूरी पर एक छोटे से घर में रहते थे 4 भाई, रायस्टर, ज्ञान, अज्जू और अमित। चारों एक दूसरे के जिगरी थे और पास ही की सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा चलाया करते थे। एक दिन रायस्टर की बहुत बड़ी लॉटरी लग जाती है और वह यह खुशी अपने सारे भाइयों को बताता है और कहता है, चलो भाइयों, इतने दिन से हम कहीं घूमने नहीं गए, तो चलो आज शाम ही हम अपने मामा की हवेली में घूमने जाएंगे। उनके मामा की हवेली दूर पहाड़ों के बीच बसी थी और देखने में बहुत ही सुंदर और खूबसूरत थी। और फिर क्या था, शाम होते ही चारों भाई अपनी पुरानी जीप लेकर मामा की हवेली की ओर निकल पड़े। पर हड़प्पा नगर पहुंचते पहुंचते रात गहरा गई। रायस्टर ने तुरंत गाड़ी साइड लगाई और उतरकर कहा, भाइयों, रात बहुत हो चुकी है, रात में गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं है। मेरा क्या कहना है कि आज हम यहीं चारों भाई एक होटल देखकर रुक जाते हैं, सुबह होते ही मामा की हवेली की ओर निकल पड़ेंगे। तभी ज्ञान बोलता है, हाँ भाई, तू एकदम सही कह रहा है, आज हम यहीं रुक जाते हैं, सुबह होते ही मामा की हवेली के लिए निकल जाएंगे। और फिर अपने दोनों भाइयों की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, क्यों, तुम दोनों राजी हो ना? अमित और अज्जू अपना सिर हिलाते हुए कहते हैं, ठीक है बड़े भाई। तभी रायस्टर कहता है, मेरा क्या कहना है, मैं और ज्ञान गाँव में जाकर होटल का पता कर लेते हैं, तुम दोनों यहीं रुककर गाड़ी का ध्यान रखना। और इतना कहकर रायस्टर और ज्ञान वहाँ से चले जाते हैं। गाँव की सुनसान सड़कों में चलते हुए रायस्टर ज्ञान से पूछता है, बड़े भाई, तुम्हें क्या लगता है ये गांव इतना शांत और सुनसान क्यों है? ऐसा लग रहा है कि गांव के सारे लोगों को कहीं कोई एलियन पकड़ कर ले गए हों। तभी ज्ञान बोलता है, रायस्टर छोटू, तू ज्यादा मत सोच, देख सामने होटल आ गया है। दोनों होटल के दरवाजे के बाहर खड़े होकर चिल्लाते हैं, अरे सुनते हो, क्या कोई घर पर है? तभी गांव का सरपंच घर के बाहर आता है और बोलता है, क्या हुआ तुम दोनों को, इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? तभी ज्ञान बोलता है, मालिक, हम अपने मामा के घर जा रहे थे, पर गांव में पहुंचते पहुंचते रात गहरा गई, हमें बस एक रात के लिए रहने के लिए कमरा चाहिए, हम 4 आदमी हैं, सुबह की पहली किरण के साथ ही हम इस गांव से निकल जाएंगे। यह सुनते ही सरपंच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सरपंच बोलता है, बेटा, जितनी जल्दी हो सके तुम इस गांव से निकलने की कोशिश करो, क्योंकि यह गांव एक शापित गांव है। इतना सुनते ही रायस्टर हंस पड़ा और बोला, सरपंच जी, तुम हमें नहीं जानते, हमसे बड़ा श्राप कौन है, हमें इस गांव और इस घर में रहने दीजिए, हम सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। सरपंच उन दोनों की इतनी जिद करने पर मान जाता है और फिर रायस्टर ज्ञान से कहता है, ज्ञान, तुम उन दोनों को भी यहाँ पर बुला कर लेकर आओ, तब तक मैं होटल को अच्छे से देख लेता हूँ। ज्ञान चुपचाप वहाँ से चला जाता है। रास्ते में चलते चलते वह देखता है कि सड़क के बीचों बीच एक छोटी नन्ही बच्ची खड़ी जोर जोर से रो रही होती है। ज्ञान उसके पास जाता है और पूछता है, बेटा, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तभी वह बच्ची बोलती है, अंकल, मैं 2 दिन से भूखी और प्यासी हूँ, कृपया करके अगर कुछ खाने को है तो दे दो। पर ज्ञान के दिमाग में पता नहीं क्या खुराफाती जागता है। वह बोलता है, बेटा, खाने को कुछ नहीं है, लेकिन पीने को तो है। वह बेशर्मी से उस छोटी नन्ही बच्ची पर पेशाब कर देता है और हंसते हुए कहता है, ले पानी। पर जैसे ही वह वहाँ से जाने की कोशिश करता है तो वह रहस्यमयी तरीके से जलकर भस्म हो जाता है और फिर वह बच्ची हंसते हुए वहाँ से गायब हो जाती है। उधर होटल की खिड़की के पास खड़ा रायस्टर बेचैनी से बाहर देख रहा होता है। वह मन ही मन बड़बड़ाता है, इतनी देर हो गई, बड़े भाई अभी तक दोनों को लेकर क्यों नहीं आए? लगता है मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। रायस्टर तुरंत गांव की सुनसान गलियों में निकल पड़ता है। ज्ञान को आवाज देता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ ही दूर जाते ही उसके कदम वहीं थम जाते हैं। सड़क के बीचों बीच उसका भाई ज्ञान 2 टुकड़ों में बंटा निर्जीव पड़ा होता है। यह दृश्य देखते ही रायस्टर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब उसे समझ आ जाता है कि गांव का बूढ़ा सरपंच झूठ नहीं बोल रहा था। इस गांव में सचमुच कोई भयानक रहस्य छुपा है। डर के मारे वह लाश वहीं छोड़ देता है और भागता हुआ वापस अज्जू और अमित के पास पहुंचता है। अज्जू घबराकर पूछता है, क्या हुआ रायस्टर, इतना हाफ क्यों रहे हो, और ज्ञान कहाँ है? रायस्टर कांपती आवाज में कहता है, यह बताने का समय नहीं है, जल्दी गाड़ी में बैठो वरना हम सब मारे जाएंगे। तीनों तुरंत गाड़ी में बैठ जाते हैं। रायस्टर गाड़ी स्टार्ट करता है और तेज रफ्तार में गांव से बाहर निकल जाता है, लेकिन कुछ ही दूरी पर अचानक गाड़ी में आग लग जाती है। गाड़ी जोरदार विस्फोट के साथ फट जाती है। तीनों हक्का बक्का होकर बाहर खड़े होते हैं और समझ ही रहे होते हैं कि यह सब क्या हो रहा है। तभी हवा में एक डरावनी आवाज गूंजती है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसानी से गांव से जाने दूंगी? ये सुनते ही तीनों की रूह कांप उठती है। डर के मारे वे भागते हुए वापस गांव की ओर दौड़ते हैं। गांव पहुंचते ही अज्जू हाँफते हुए कहता है, अब क्या करें,
यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। रायस्टर डरते हुए बोलता है, मुझे लगता है आज रात हमें इसी गांव में रुकना होगा, सुबह होते ही देखेंगे कि क्या करना है। और तीनों भागते हुए वापस उसी होटल में पहुंच जाते हैं। रात के ठीक 2 बजे होटल के कमरे में गहरा सन्नाटा होता है। तीनों उसी घटना पर चर्चा कर रहे होते हैं। तभी अज्जू चुप्पी तोड़ता है, भाई ज्ञान कहाँ है? रायस्टर की आंखें भर आती हैं। भारी आवाज में वह कहता है, क्या बताऊं भाइयों, ज्ञान मारा जा चुका है। यह सुनते ही अमित गुस्से से आग बबूला हो जाता है। ये सब तुम्हारी गलती है रायस्टर, अगर तुम रात को इस गांव में गाड़ी न रोकते तो आज हम इस मुसीबत में फंसते ही नहीं। वह अज्जू की ओर देखता है, क्यों अज्जू, मैंने सही कहा ना? अज्जू गुस्से में कहता है, अमित अब हम यहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुकेंगे। इतना कहते ही अज्जू और अमित रात के घने अंधेरे में होटल से बाहर निकल जाते हैं। रायस्टर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसकी एक भी बात नहीं सुनते। गांव की सुनसान गलियों में चलते चलते उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तभी उनके सामने वही छोटी बच्ची प्रकट होती है जो जोर जोर से रो रही होती है। वे दोनों उसके पास जाते हैं। क्या हुआ बेटा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? बच्ची कहती है, अंकल मैं 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। यह देखते ही अज्जू समझ जाता है कि यह कोई साधारण बच्ची नहीं है। वह जोर से चिल्लाता है, भाग अमित, अपनी जान बचाकर भाग। अमित डर के मारे भाग जाता है, लेकिन जैसे ही अज्जू मुड़ता है वह रहस्यमयी आग में जलकर भस्म हो जाता है और बच्ची हंसते हुए फिर गायब हो जाती है। दूसरी ओर अमित भागते भागते उसी जगह पहुंच जाता है जहां ज्ञान की लाश पड़ी होती है। लाश देखते ही वह अंदर से टूट जाता है। वह बड़बड़ाने लगता है, अब मैं नहीं बचूंगा, अब मैं नहीं बचूंगा। तभी वही बच्ची उसके सामने प्रकट होती है और उसे भी उसी रहस्यमयी आग में जला देती है। अगले दिन रायस्टर गांव में ही ज्ञान का अंतिम संस्कार कर रहा होता है। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ उसके पास आता है और कहता है, भाई अज्जू और अमित भी मारे गए हैं। यह सुनते ही रायस्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसके एक भाई के पैर गायब थे और दूसरे का सिर गायब था। यह सब देखकर रायस्टर अब सब कुछ समझ चुका था कि यह कोई मामूली शाप नहीं है। वह मन ही मन कहता है, अब मुझे ही इस रहस्य को सुलझाना होगा। शाम होते ही रायस्टर सीधे उसी बूढ़े सरपंच के पास जाता है और पूछता है, सरपंच जी आखिर यह गांव इतना भयानक क्यों है और यह शाप क्या है? सरपंच कांपती आवाज में कहता है, बेटा क्या बताऊं, हर शाम सूरज ढलते ही गांव में एक नन्ही बच्ची की आत्मा घूमती है। वह हर घर के बाहर जाकर दरवाजा खटखटाती है। अगर कोई बाहर निकल आता है तो वह बस एक ही आवाज दोहराती है, अंकल 2 दिनों से भूखी हूँ, प्लीज कुछ खाने को दे दो। अगर कोई उसे छोटी बच्ची समझकर खाना दे देता है तो अगले दिन उसी आदमी की कटी फटी लाश गांव के चौक पर मिलती है। रायस्टर पूछता है, दादा क्या किसी ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश नहीं की? सरपंच कहता है, बेटा जिसने भी उसे एक बार देख लिया वह कभी जिंदा नहीं बचा। यह सुनकर रायस्टर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। उस रात रायस्टर को नींद नहीं आती। वह करवटें बदलता रहता है और मन ही मन सोचता है, आखिर वह बच्ची लोगों को क्यों मार रही है? जरूर उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ होगा। फिर वह तय करता है, अब मैं खुद पता लगाऊंगा कि उसके साथ क्या हुआ था। आधी रात को रायस्टर घर से निकल जाता है और गांव की सुनसान गलियों से होता हुआ उसी जगह पहुंचता है जहां उसका भाई मारा गया था। वह जोर जोर से चिल्लाता है, अगर हिम्मत है तो सामने आ। तभी आसमान का रंग काला हो जाता है और वह बच्ची सामने प्रकट होती है, फटे पुराने कपड़े, हाथ में खंजर। रायस्टर डर जाता है लेकिन कांपती आवाज में पूछता है, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था कि तुम इतना भयानक बदला ले रही हो? तभी बच्ची की आंखों में आंसू भर आते हैं क्योंकि इतने सालों बाद किसी ने उससे यह सवाल पूछा था। वह कहती है, तुम मुझे अच्छे इंसान लगते हो, तुम्हारा नाम क्या है? रायस्टर कहता है, मेरा नाम रायस्टर है, मैं अपने भाई की मौत और तुम्हारे बारे में जानने आया हूँ। बच्ची कहती है, तो सुनो, यह बात करीब 10 साल पुरानी है। इसी गांव से थोड़ी दूर मेरा छोटा सा घर था। मैं, मेरे माता पिता और मेरा बड़ा भाई वहां रहते थे। मेरे पिता दिन भर गांव की सड़कों पर रिक्शा चलाते थे। एक दिन उनका भयानक सड़क हादसा हो गया और उसी हादसे में उनकी मौत हो गई और इतना बड़ा सदमा मेरी माँ से सहन नहीं हुआ। वह वहां पागल सी हो गई और दिन रात पिता की तस्वीर के सामने बैठकर रोती रहती थी। और एक दिन वह भी हमें छोड़कर चली गई और हालात इतने बुरे हो गए कि मैं और मेरा भाई दिन रात सड़क के किनारे बैठकर भीख मांगने लगे। एक दिन मैं और मेरा भाई सड़क के किनारे बैठे भीख मांग रहे थे। तभी एक अमीर आदमी नशे में गाड़ी चलाते हुए आया और मेरे भाई को टक्कर मार दी। मेरा भाई मौके पर ही मर गया। मैं मदद की गुहार लगाती रही लेकिन वह आदमी हंसते हुए मुझ पर पेशाब करके वहां से चला गया। दर्द और भूख से तड़पती हुई मैं इस गांव में आ गई। घर घर जाकर खाना मांगा लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया। एक दिन मैं एक पेड़ के नीचे बैठी भीख मांग रही थी। तभी गांव का सरपंच मेरे पास आया। उसने कहा,
बेटी, अगर खाना चाहिए तो मेरे साथ चलो। मैं उसकी बातों में आ गई और उसके साथ चली गई। उस दिन उसने मेरे साथ बहुत गलत काम किया और सबूत मिटाने के लिए मुझे जान से मार दिया। तब से मैं उसी सरपंच को ढूंढ रही हूँ। ये सब सुनकर राइस्टर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन क्या तुम बदले में मेरे भाइयों को जिंदा कर सकती हो? वह बच्ची कुछ नहीं कहती और वहाँ से गायब हो जाती है। अगली रात राइस्टर सरपंच के पास जाता है और उसे बहला फुसलाकर गांव की सुनसान सड़क पर ले आता है। तभी वह बच्ची प्रकट होती है। राइस्टर कहता है, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब आगे सब तुम्हारे हाथ में है। इतना कहकर वह पीछे हट जाता है। बच्ची सरपंच की ओर बढ़ती है। सरपंच भागने की कोशिश करता है, लेकिन बच्ची उसे आग में जलाकर राख कर देती है। दूर खड़ा रायस्टार ये सब देख रहा होता है। तभी अचानक उसकी आंखों में रहस्यमयी सी चमक फैल जाती है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वह खुद को अपनी खाट पर सोया हुआ पाता है। रायस्टार हड़बड़ाकर उठ बैठता है। उसका पूरा शरीर कांप रहा होता है। वह घबराई हुई आवाज में कहता है, क्या ये सिर्फ एक सपना था? लेकिन इतना भयानक सपना कैसे हो सकता है? तभी उसे अपने भाइयों का ख्याल आता है। वह घबराते हुए अपने ढाबे की ओर दौड़ पड़ता है। जब वह वहां पहुंचकर देखता है तो उसके सामने उसके सभी भाई पूरी तरह सुरक्षित खड़े होते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।